अज़ीज़ तलबा और प्यारे फार्मर, आज का जो हमारा उन्वान है वो है बतखबानी। बतखबानी में हम उन तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा लेंगे जो एक कामयाब बतख फार्मिंग में मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले मैं बतखबानी का मुर्गबानी से मुवाज़ना करूँगा कि बतखबानी कैसे उस कारोबार से बेहतर है। बतख के जो गोश्त है इसकी जो प्रोटीन की परसेंटेज है वो 14.2% है, जबकि मुर्ग में या मुर्गियों में जो गोश्त में प्रोटीन होती है वो 12.5% होती है। तो यहाँ पे एक बेसिक बुनियादी इसमें फ़र्क यह है कि इसमें गोश्त में प्रोटीन ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे जो बतख है इसके जो अंडे का वज़न है वो तकरीबन 70 से 80 ग्राम है, जबकि जो मुर्गी है उसके अंडे का वज़न 45 से 55 ग्राम तक है। तो ये एक वज़न का वाज़ेह फ़र्क है जिसकी वजह से बतख के अंडे में मुर्गियों के अंडे से 40% ज़्यादा अज्जा होते हैं। तीसरे नंबर पे जो बतखबानी है इसको आप फ़िश फार्मिंग के साथ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बतख के लिए पानी की ज़रूरत होती है और जो फ़िश हैं, मछलियां हैं, उनको एज ए ग़िज़ा के तौर पर इन बतखों की बीट की ज़रूरत होती है। दोनों बिज़नेस को इकट्ठे तौर पर शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान में बतखबानी का क्या अहमियत है? पाकिस्तान में इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 54 मिलियन बतख मौजूद हैं जो कि हर साल कम होती हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने बतखबानी पे कुछ काम करना शुरू किया है कि वो इसको प्रोपोगेट करे और फार्मर को दे ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ी जाए। अगर हम दुनिया में देखें तो बतखबानी सबसे ज़्यादा चाइना में होती है और तकरीबन दुनिया का 70% जो बतखबानी का कारोबार है या फार्मिंग है वो चाइना में है। इसके बाद फ़्रांस का नंबर आता है, वहाँ पे तकरीबन 17% बतखबानी की फार्मिंग की जाती है और वहाँ पे इसका गोश्त पसंद किया जाता है। जो बाकी परसेंटेज है वो पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में पाई जाती है। बतखबानी की क्या अहमियत है? अगर हम पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग करें और इसको प्रोपोगेट करें तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसके अंडों को और गोश्त को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि जो मौजूदा बतख है इसका क्या इस्तेमाल है? मौजूदा दौर में जो कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि फ़तेह जंग में है और कुछ दूसरे एरियाज़ में बतखें मौजूद हैं, तो उनके अंडों को जो हमारी बेकरी हैं वो इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनको वही अंडा उसी पैसे में ज़्यादा वज़न का अंडा मिलता है, तो वो इसको प्रेफर करते हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए एक नामालूम या अननोन चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी हाउसिंग की बात करेंगे। हाउसिंग के लिए, बतखबानी के लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए एक छोटा यार्ड या एक अहाता तैयार करें। अगर आपने 200 बतख रखनी है तो आपको 80 फ़िट चौड़ा और 200 फ़िट लंबा एक एरिया दरकार होगा और उसमें पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बतख को पानी ना मिले तो इसमें से कुछ बर्ड्स अंधे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये पानी में नहाती हैं तो अपनी आँखों को अंदर डिप करते हैं। तो इसीलिए जो कमर्शियल बतख बानी का प्रोग्राम है उसमें इनके पानी के बर्तन इस तरह बनाए जाते हैं जैसे एक फीडर का निप्पल होता है, कि बर्ड आसानी से जब पानी पिए तो अपनी आँखें उसमें डिप कर सके और वो साफ़ उसको कर सके। तो इसमें यार्ड में जब हम रखते हैं तो उसमें वो आज़ादाना तौर पे वहाँ पे फिरते भी हैं। आप इसको फ्री रेंज भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पानी और एक सायादार जगह लाजमी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं कि इन परिंदों की ब्रूडिंग कैसे की जाती है। एक दिन का चूज़ा आपको मिल सकता है, कुछ फार्म्स अवेलेबल है यहाँ पे, इंटरनेशनली तो अवेलेबल है। और बतखबानी 2 मकसद के लिए की जाती है। एक का मकसद कि बतख का गोश्त हासिल करना है,
दूसरा मकसद इससे अंडे लेना है। जो नस्लें गोश्त के लिए मौजू हैं इनमें पैकन और मस्कोवी शामिल हैं, और जो नस्लें अंडे देने के लिए मौजू हैं इसमें रनर, बफ और पिंगटम, खाकी कंपाबेल इसमें शामिल हैं। हम सबसे पहले इसकी ब्रूडिंग से शुरू करते हैं। जब हम ब्रायलर की फार्मिंग करते हैं तो हम नर और मादा दोनों को इकट्ठे रखते हैं। इनको अंडों के लिए रखना है तो फिर हम इनकी सेक्सिंग करते हैं, यानी कि मेल को अलहदा रखते हैं और फीमेल को अलहदा। और अगर सिर्फ अंडे, टेबल एग अंडे लेना मकसद है तो सिर्फ मुर्गियों को ही रखा जाता है। सेक्सिंग के 3 तरीके मौजूद हैं। इनमें वहाँ पे एक तरीका है वेंट सेक्सिंग। इसमें जो एक्सपर्ट वर्कर्स होते हैं वो इनकी बीट करने वाली जगह पे एक उबार को महसूस करते हुए नर और मादा को अलग-अलग कर देते हैं। दूसरा तरीका इनके परों से है। जो मुर्गा होता है इसकी जो दुम के पर होते हैं वो थोड़े से करली होते हैं, जबकि जो मुर्गी या मादा होती है उसके पर करली नहीं। तीसरा तरीके में हम इनकी आवाज़ से नर और मादा को पहचानते हैं। जो इनमें नर हैं उनकी आवाज़ ज़रा भारी होती है और जो मादा होती हैं उनकी आवाज़ ज़रा नरम या सॉफ्ट होती है। ब्रूडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक छोटा सा एरिया दें। अगर आपने 200 बतखों के बच्चे रखे हैं तो उसके लिए 6 बाई 12 का स्क्वायर फीट का एक एरिया लें जिसमें इनको रखें और इनको एक मखसूस किस्म का दर्जा हरारत दें। दर्जा हरारत की तकसीम इस तरह है कि पहले हफ्ते आप इनको 95 डिग्री फ़ारेनहीट देंगे, दूसरे हफ्ते आप 5 कम करके 90 रख देंगे, तीसरे हफ्ते आप 5 कम करके 85 कर देंगे, चौथे हफ्ते आप 5 कम करके 80 कर देंगे। इसी तरह मज़ीद 5 करके 75 डिग्री फ़ारेनहीट रखेंगे और आगे तमाम फार्मिंग है इसी टेम्परेचर पे की जाएगी। जो नमी का तनासब है, अगर हम मुर्गियों से कंपेयर करें तो उनमें 65% नमी हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 या इससे अबव नमी को रिकमेंड किया जाता है एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए। ब्रूडिंग में बहुत सारे मसाइल होते हैं। ब्रूडिंग में हम नीचे उनको लीटर डालते हैं, ऊपर अखबार डाला जाता है कि कुछ चूज़े इसको पिक ना कर सकें। और जो स्पेस रिक्वायरमेंट है एक दिन से ले के इनके 8 हफ्ते तक, तो उसमें 1 से 3 हफ्तों तक हम एक परिंदे के लिए या एक बतख के लिए जो जगह दरकार है वो तकरीबन 1 स्क्वायर फीट है, और 4 हफ्तों से ले के 6 हफ्तों तक 1.5 स्क्वायर फीट जगह दरकार है, और इससे आगे जो हम इसको लेइंग तक इसको 2.5 स्क्वायर फीट जगह दरकार है। बतखों में अंडे देने का जो वक्त है वो तकरीबन ये 24 हफ्तों से अंडे देने शुरू करते हैं, और एक बतख तकरीबन 2 से 240 अंडे दे सकती हैं। ये अंडे देने की जो मिकदार है या एक प्रोडक्शन है वो बतख की नस्ल पे मुनहसर है। ब्रूडिंग के बाद हम इनकी रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे। अंडों के लिए सिर्फ रखा है मकसद आपका टेबल एग प्रोडक्शन है, मादा को रखा जाता है। अगर आपका मकसद ब्रीडर है यानी कि अंडों से चूज़े लेना है तो इसमें हम मुर्गों को भी रखते हैं, और मुर्गे और मुर्गियों रखने की जो शरह है वो 1-5 की है, यानी कि 5 मुर्गी बतखों के लिए 1 मुर्गा हम इस्तेमाल करते हैं, 5 मादा के लिए 1 नर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इनको बड़ी एज पे रखा हुआ है तो पानी इनको तैरने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो इसमें नहा के तैर के खुश होते हैं, जिससे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहती है। एक बतख के लिए 7 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो दरकार होता है, उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी जब प्रोडक्शन ख़ास तौर पे जब लेइंग होती है तो इनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो अवेलेबल डाइट है मुर्गियों की वो दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो मखसूस डाइट है उसमें शुरू के दिनों में जो ब्रूडिंग में 20% प्रोटीन रखते हैं और 2880 इसकी एनर्जी का लेवल रखा जाता है। जब ग्रोइंग पीरियड है इसमें प्रोटीन को 18% रखा जाता है और एनर्जी आलमोस्ट तकरीबन 2900 रखते हैं। इसी तरह जब लेइंग का अंडे देने का
टाइम शुरू होता है तो प्रोटीन को 16% कर दिया जाता है और एनर्जी की मिकदार बढ़ा के तकरीबन 3000 कर दी जाती है। बेहतर ये है कि आप इसकी बैलेंस डाइट अलहदा से तैयार करें, लेकिन अगर ना अवेलेबल हो, ना मौजूद हो, तो आप लेयर जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं उनकी खुराक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जब आप प्रोडक्शन करते हैं उसमें आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। उसमें सबसे पहले हम इसका वैक्सीन स्केड्यूल है। बतखों में कोई ख़ास वैक्सीन स्केड्यूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एरिया के मुताबिक आप इसको ज़रूर अडाप्ट करें। इसमें दो वैक्सीन 2 बीमारियों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, एक रानीखेत और दूसरी इन्फ्लुएंज़ा, जिसको नॉर्मली बर्ड फ्लू की भी उसकी एक किस्म है। तो इसके अगेंस्ट हम इसकी वैक्सीन करते हैं। हर जगह हर एरिए के मुताबिक वो डिफरेंट वैक्सीन स्केड्यूल होता है। फीडिंग के अलावा हम इसकी इंक्यूबेशन का अब ज़िक्र करते हैं। इंक्यूबेशन मीन के अंडों से चूज़े कैसे निकाले जाते हैं। बतख में अंडों से चूज़े निकालने के लिए हमें एक हैचरी दरकार होती है। हैचरी के 2 हिस्से हैं, एक सेटर और एक हैचर। अंडे से चूज़े निकलने का जो दौरानिया है वो 28 दिन है। इसमें उसके बेसिक प्रिंसिपल इसमें फॉलो किए जाते हैं। पहले अंडे को 22 दिन तक सेटर में रखा जाता है, फिर आखिरी 6 दिन इसके दूसरे पार्ट हैचर में इसको मुंतकिल कर दिया जाता है। जो सेटर में इसका जो दर्जा हरारत है वो 37.5 रखते हैं और जो हैचर है उसमें 0.5 से 1 डिग्री कम कर दिया जाता है। इसी तरह जो नमी का लेवल है सेटर में वो 65% है और जो हैचर में 75 to 84% रखते हैं। और 28 दिन के बाद हैचरी से चूज़े निकलते हैं तो उनकी उसी तरह ब्रूडिंग की जाती है, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फीडिंग के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। इसमें ज़्यादातर मसाइल आते हैं वो इनकी बीमारियों के हैं। इनमें जो इब्तदाई दिनों में ब्रूडिंग में आता है वो ब्रूडर निमोनिया है, जो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से हो सकता है, और उसको ट्रीट भी आप किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप इसकी केयर और मैनेजमेंट का बेहतर ख्याल रखें कि ये प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा इसमें डक्ट सेप्टिसीमिया एक इशू है जो कि इसमें आता है। उसके लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड का इसमें भी ज़्यादा रोल है कि वो बीमारी इसमें बहुत ज़्यादा आती है, उसको भी इसमें देखा जा सकता है। डक कॉलरा जो कि एक डिज़ीज़ है, उसके लिए जब भी ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आए आप अपने वेट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर नहीं तो कम से कम उसको कोई एंटीबायोटिक ज़रूर दें या एंटीपायरेटिक जो दर्जा हरारत कम करे। इसके अलावा इसमें वायरल में रानीखेत और इन्फ्लुएंज़ा का ज़्यादा मौजूद पाया जाता है। और यहाँ तक इसकी मार्केटिंग का तल्लुक़ है, पाकिस्तान में ऐसा इसकी मार्केटिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अंडों को बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।